सो हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बढ़िया से कवर कर लिया था कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, आखिर उसकी मेन बात क्या है, जो कि मेन बात थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लेक्चर में हम इस बात को कवर करेंगे कि उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फंडामेंटल जो हमने समझा बर्नौलीज थ्योरम में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। उससे पहले हम एक बात को समझ लेते हैं कि प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ क्या है। बर्नौलीज थ्योरम को ही थोड़ा मॉडिफाई करके अगर सोचा जाए, एक एनालिसिस की जाए, तो उसके एनालिसिस का ये रिजल्ट होता है प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। ये क्या है थोड़ा समझते हैं। अगर मान लेते हैं हम कि एक पाइपलाइन है जो कि पहले कुछ थिक थी, जिसका विड्थ पहले ज़्यादा था, वो आगे जाकर के पतली हो जाती है, ठीक है। ऐसे केस में अगर यहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, हमें पता है क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है हमेशा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से। तो अगर यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। अब मान के चलते हैं ना, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों एक ही लेवल पे है ग्राउंड के, ठीक है। ये प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ कब डिफाइंड है? जब लेवल एक जैसा हो। जिसका लेवल एक जैसा हो, किसी भी फ्लूइड के फ्लो के पाइप का, जो भी फ्लूइड जिस पाइप में फ्लो कर रहा है उसका लेवल एक होना चाहिए। किसके लेवल की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ तुम देखो कि लोअर पॉइंट का तो लेवल दोनों का अलग है, लेकिन जो ओवरऑल सेंटर का पॉइंट है उससे हम मेजर कर रहे हैं जब लेवल की बात हो रही है फ्लूइड के फ्लो की। तो सेंटर पॉइंट दोनों सेम हाइट पे। अब जब सेम हाइट पे है तो हमें इतना अच्छे से पता है, अगर हाइट की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए सेम होगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन दोनों पॉइंट के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड सेम आने वाली है, जिसे हम कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और उसके साथ प्रेशर एनर्जी वाला टर्म। तो यहाँ पे हम सिर्फ काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे P1 प्रेशर, यहाँ पे P2 प्रेशर। अगर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ना, यहाँ शुरू का काइनेटिक एनर्जी जो कि रहेगा हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस रो जी। मान लेते हैं H हाइट पे है, ये H हाइट पे है, तो रो जी H प्लस P1 जो यहाँ की एनर्जी है टोटल, वो बराबर होगी सेकंड साइड वाले के लिए V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच। अब देख लो रो जी एच वाला टर्म सेम आ गया पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर P2 लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन मिलता है कि रो V1 स्क्वायर प्लस रो एन स्क्वायर बाई 2 प्लस P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो V2 का स्क्वायर। ये इतना बढ़िया इक्वेशन है जिसकी मदद से हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। के लिख दिया मैंने, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो। अब ये कांस्टेंट रहने वाला, तो एक बात समझो, किसी भी रीजन में जब वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम तो बराबर रहने वाला है, दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो किसी भी रीजन में अगर वेलोसिटी घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेलोसिटी अगर घटेगी तो इससे क्या मतलब हो गया, प्रेशर बढ़ा उस रीजन में। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये जो प्रेशर है उसको घटना पड़ेगा, तो उस रीजन में प्रेशर घटेगा, ठीक है। इस फंडामेंटल को समझना है। इसी को बोलते हैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, यानी प्रेशर और वेलोसिटी के बीच का संबंध, कि प्रेशर बढ़ा तो वेलोसिटी घटी, वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर घटा। इस रिलेशन को यूज़ करना है हमें अलग अलग चीज़ों में। इस रिलेशन को बहुत जगह यूज़ किया जाता है, वेंचुरीमीटर में यूज़ किया जाता है, एटमाइजर में। कभी भी हमें एक मैकेनिकल बॉडी बनानी होती है, कोई भी उड़ने वाली बॉडी बनानी होती है, या फिर कोई भी F1 रेसिंग कार्स जो बनते हैं, उनमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ना चाहिए, कहाँ पे कम पड़ना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं। सबसे पहले मैग्नस इफेक्ट जानते हैं, नाम बड़ा फैंसी सा है, काम बहुत तुम अच्छे से जानते हो, कुछ वैसा ही है। मान लेते हैं तुमने एक बॉल को थ्रो किया, बॉल को थ्रो किया। बॉल क्या है, ऐसा नहीं है सीधे चल जाती है, इट रोटेट्स एंड देन ट्रांसलेट्स। ये रोटेट भी होती है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कवर करती है। CRTM, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन को फॉलो करते हुए तो ये आगे की ओर जा रही है। जब ये इस तरह से रोटेट कर रही है तो इस टाइम पे इस पे हवा जो है पीछे की तरफ एक्ट कर रही है, हवा इस पे पीछे की ओर जा रहा होगा, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि हवा इस तरह से पीछे की ओर जा रही है। इस कंडीशन में जो बॉलर्स होते हैं वो क्या करके रखते हैं ना, तुमने देखा होगा बॉलर्स क्या करते हैं, बॉल को लेते हैं अपने थाई के पास, उसे रब करते हैं ताकि उसका कोई एक सरफेस हमेशा रफ हो जाए। सरफेस रफ होगा तो उससे क्या होगा, एक साइड बॉल के भी एक साइड को थोड़ा रफ बनाया जाता है, स्मूथ नहीं बनाया जाता। अगर ये वाला साइड रफ है और ये वाला स्मूथ है, तो मुझे एक बात बताओ, एयर की वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, ऊपर वाले पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पे? अगर मैं यहाँ पे कह दूँ V1, ये V2, तो हमें अच्छे से पता है कि V2 जो है वो V1 से ग्रेटर होने वाला है,
वो V1 से ग्रेटर होने वाला है। बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे स्मूथनेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मिलने वाला है एयर को जाते समय, और वो इजीली जा सकता है, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, जिसकी वजह से यहाँ की वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। अब देखो, अगर इस रीजन में वेलोसिटी ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है, तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। तो मान लेते हैं इधर का फ्लूइड इस पर एक प्रेशर लगा रहा है। देखो, फ्लूइड हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो इस बॉल पे भी लगा रहा है, तो मान लेते हैं इसको P2, ठीक है। और इधर की भी फ्लूइड जो है इस पर कुछ प्रेशर लगा रही है, जिसे मैं कह देता हूँ P1, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो मैं कह सकता हूँ P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। अब प्रेशर है, कुछ एरिया पे एक्ट कर रहा होगा, मान के चलते हैं इसका जो हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया होगा, सिर्फ ऊपर वाला कर्व्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया, उस पे एक्ट करेगी। देखा जाए तो इसका सीधा कॉम्पोनेंट मैं निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर पे ही एक्ट करेगा, क्योंकि वो इस डिस्क पे ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस डिस्क पे एक्ट करेगा जो ऊपर से दिखेगा। मान लेते तुम किसी बॉल को ऊपर से देखो तो सर्कुलर दिखेगा ना, यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा तो वो इतने ही एरिया पे एक्ट करेगा, एक्चुअली में उस डायरेक्शन में बस इतना ही पाई आर स्क्वायर एरिया ही एक्ट करता है। तो अगर इसका रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर एरिया पे P1 भी एक्ट कर रहा है, पाई आर स्क्वायर एरिया पे P2 भी एक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, जिसे मैं नाम दे देता हूँ F1, उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर P1। और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इस प्रेशर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, उसे मैं F2 कहूँगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर P2, ठीक है। अब हमें पता है P2 इज स्मॉलर देन P1, जिस हिसाब से हम देख सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो नेट फोर्स किधर लगेगा? प्रेशर की वजह से नेट फोर्स इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये बॉल स्पिन खाने लगेगी, और तुम जिस हिसाब से डिजायर करके बॉल को फेंकोगे उस हिसाब से बॉल स्पिन खाएगी। बॉल के स्पिन के लिए सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है कि मैग्नेस इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? इसी इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट का होना ही डिसाइड करेगा कि बॉल कितनी स्पिन खा रही है, कितनी स्पिन नहीं होगी। इसीलिए जो भी बॉलर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा आइडिया होता है किस साइड रब करना है और किस साइड से फेंकना है, तभी वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं जब भी बॉल को स्पिन कराते हैं। दिस इज़ वाई जो बढ़िया बॉलर्स होते हैं उन्हें बहुत बहुत बढ़िया से नॉलेज भी होती है कि बॉल को किस तरह से थ्रो करना चाहिए। वो उस नॉलेज का यूज़ करते हुए इसी तरह से फेंकते हैं कि स्पिन उनके डिजायर्ड डायरेक्शन में जाए। ये हो गया मैग्नेस इफेक्ट। उसके बाद जानते हैं हम एटोमाइजर के बारे में। एटोमाइजर या फिर स्प्रे, दोनों एक ही चीज़ के लिए कहा जाता है। ये है क्या? पुराने ज़माने में यूज़ किया जाने वाला ये परफ्यूम डिवाइस है, ठीक है। अगर तुमने राजाओं महाराजाओं का सीरियल वगैरह देखा होगा, कोई भी पुराने राजा का सीरियल, तो उसमें तुमने नोटिस किया होगा कि वो इत्र यूज़ करते थे। जिस इत्र को वो परफ्यूम की तरह छिड़कने के लिए क्या यूज़ करते थे? इस तरह का बॉटल यूज़ करते थे। इस तरह के बॉटल में क्या खास है समझते हैं अच्छे से। ये यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल रबर का क्या रहता था? पॉम्पिंग डिवाइस। पॉम्पिंग मतलब जैसे तुम पिंच करोगे तो वो दबेगा और उधर से एयर को थ्रो करेगा। पॉम्पिंग, रबर पॉम्पिंग होती थी यहाँ पे। ये जो रबर वाला एरिया, जैसे तुमने ब्लैक कलर का साइकिल में पुराने ज़माने में लगता था हॉर्न, ये उस टाइप का है। अगर इस रीजन को तुमने ऐसे हाथ से प्रेस किया तो एयर इसका उधर की तरफ स्केप करेगा, तो इधर क्या होगा, एयर की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, एयर की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो इसका यही काम है, हमने समझ लिया। अब जानते हैं आगे। यहाँ पे क्या होता था, एक पाइप कनेक्टेड रहती है, एक पाइप। ये पाइप अंदर जितना भी इत्र है, फ्लूइड है, उसमें डूबी हुई रहती है। अब इस फ्लूइड में अगर तुम यहाँ इसे दबाते हो तो इधर की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ का प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा इस टनल का। अगर इस टनल का प्रेशर डिक्रीज होता है तो उससे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर कम है। अब यहाँ पे तो नॉर्मल प्रेशर है, मान लेते हैं पी एटीएम ही रहेगा अंदर, क्योंकि कंप्लीटली कनेक्टेड है, वैक्यूम वगैरह तो है नहीं। तो यहाँ पे पी रहने वाला है और यहाँ पी से कुछ कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, वहाँ लो प्रेशर है, जिसकी वजह से ये लिक्विड दबने लगेगी और ऊपर की ओर जाने लगेगी। यहाँ पे प्रेशर कम है इसकी वजह से। तो ये लिक्विड जो है, मान लेते हैं इसी लेवल पे थी, ये ऊपर की ओर लिफ्ट होगी, और तुम जितनी ज़्यादा वेलोसिटी दोगे प्रेशर उतना कम होगा। प्रेशर जितना ज़्यादा कम होगा, लिक्विड का फ्लो उतनी जल्दी बाहर की ओर होगा। और यहाँ पे कुछ छेद किए जाते थे जिसकी वजह से वो लिक्विड थ्रो होकर के यहाँ पे ऐसे ड्रॉप्स में निकल जाए। एंड दिस इज हाउ एटमाइजर और स्प्रे वर्क्स। सो आई होप एटमाइजर या स्प्रे का वर्क तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं शेल्टर ब्लो के बारे में समझने के लिए। शेल्टर ब्लो इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लेते हैं बहुत तेज़ से हवाएं चल रही हैं और तुम्हारा एक झोपड़ी का मकान है जिसमें कि जो छत है वो लकड़ी की बनी है, उसमें पुआल लगा करके उसे बनाया गया है। जैसा पुराने ज़माने में छत को बनाया जाता था, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा छत बनाया गया है। तो मान लेते हैं छत उतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है, और तुमने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं,
यहाँ पे एक दरवाज़ा है, वो भी तुमने बंद करके रखा है। तो ऐसे कंडीशन में जब बहुत तेज़ से हवा चल रही है तो तुम्हारे ऊपर के छत के उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमने न्यूज़ में सुना है हर बार कि कहीं का छत उखड़ गया, इतनी तेज़ हवा आंधी आई थी जिसकी वजह से इस गाँव के लगभग छत उखड़ गए। ठीक है, तो ये केस होता है, तो क्यों होता है उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे विंड बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है, तो मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि तुम इससे बचाओगे कैसे, तो तुम्हारा जवाब आ सकता है अगर तुमने प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ पे थोड़ा एनालिसिस किया हो। कैसे आ सकता है समझते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे तेज से फेंकता हूँ तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है फ्लूइड की। एयर भी एक फ्लूइड है और अंदर भी तुम्हारे घर के फ्लूइड एयर ही भरा हुआ है, एयर ही। यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत कम होगी एयर के लिए। यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम है क्योंकि तुमने गेट बंद करके रखा है। अगर तुमने गेट बंद करके रखा है तो अंदर वेलोसिटी तो कम होगी। अगर तुम खोल के रखते तो क्या होता, जो बाहर हवा चल रही है वो तुम्हारे घर से गुजरती, और जब घर से गुजरती तुम्हारे तो अंदर की हवा का भी वेलोसिटी बढ़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है क्योंकि तुमने गेट बंद कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। जैसे इस केस में हुआ था यहाँ पर कि नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था क्योंकि ऊपर की तरफ से जो नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है वो बहुत ज़्यादा था। उसी तरह यहाँ पे ये जो प्रेशर है ऊपर वाले सरफेस में, ऊपर जो सीलिंग है उस पर कुछ फोर्स लगाएगा, प्रेशर इनटू सीलिंग का एरिया। ठीक है, और जो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है फ्लूइड, वो भी नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, प्रेशर बाहर की हवा का इनटू सीलिंग का वही एरिया। ज़्यादा कौन सा फोर्स होगा, जो कि नीचे से ऊपर की ओर लग रहा होगा। ज़्यादा फोर्स वो क्यों होगा, क्योंकि नीचे की तरफ से लग रहा है प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ को फॉलो करते हुए। जिसकी वजह से अगर तुमने खिड़कियाँ बंद कर रखी है तो छत के उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ऊपर की ओर से लग रहा प्रेशर इज वेरी लेस देन द प्रेशर जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। एक्चुअली में प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट यहाँ प्रेशर के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्शन की चर्चा कर रहे हैं हम बेसिकली। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। अब खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो होगा क्या उससे, कि बाहर जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं बाहर जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी अंदर है। अब बाहर अंदर की वेलोसिटी सेम है तो प्रेशर भी सेम आएगा, क्योंकि अगर तुम किसी भी एक चीज़ को कांस्टेंट कर देते हो, मान लेते हैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए या फिर वेलोसिटी को कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिए तो प्रेशर को भी उतना ही आना पड़ेगा जितना ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे आएगा, क्योंकि ये टर्म सेम हो जाएगा तो सेकंड टर्म भी सेम होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा आएगी, जो प्रेशर रहेगा वो आ जाएगा के इंटू माइनस के, सॉरी जो P2 आएगा प्रेशर तुम्हारा हर बार ऊपर और नीचे के केस में वो आएगा के माइनस रो V2 स्क्वायर बाई 2। दोनों केस में क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो प्रेशर भी सेम आने वाला है। प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ को इसी तरह से यूज़ किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जिसमें वेंचुरी मीटर को थोड़ा समझते हैं।